Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. They say true elegance is not about being noticed, it's about being remembered. Today, we are stepping inside the beautiful home of a woman who has masterfully redefined what it means to command a room, elevate a brand, and inspire a mindset. She is captivating anchor, a guiding voice of positivity coach, and a sharp strategist in the world of high-end real estate. Beyond the title, she's a tastemaker and a digital visionary. Welcoming us into her beautiful space today, the phenomenal Sonali Gupta. Welcome, Edge Talks. So hi Sonali, how are you? I'm great. Thank you so much for coming here. How much you're excited today for the podcast? Oh, it's super exciting. It's always great to share your journey. And actually, I was going through the whole podcast. And podcasts are so special. I was reading the questions and I was seeing the whole flow. And I was like, it's making me so emotional already to talk about the past, the journey. And I'm so excited. So let's start. Let's start. So hi, welcome all. Let's meet Sonali today and let's talk about her life and her journey. So Sonali, भोपाल में birth हुआ, दिल्ली आना हुआ and भोपाल से दिल्ली आना एंड वो जो चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं तो उसमें कौन सी सबसे बेस्ट मेमोरी है आपकी? सो भोपाल में तो आई वॉज ओनली देयर टिल आई वॉज 2 years, तो वो तो कोई मेमोरी है नहीं, वो तो सिर्फ बातें सुनती हूँ मैं. बट ऑफकोर्स यहाँ पे आके मैं बड़ी हुई इन जनकपुरी. देन आई मूव टू आर.के. पुरम बिकॉज माई डैड वॉज इन सिविल सर्विसेज. तो कुछ बहुत खूबसूरत मेमोरीज तो यही है कि यू नो माई पेरेंट्स यूज टू लव गोइंग फॉर वॉक्स, वॉचिंग मूवीज इन हॉल्स, एंड देन आई यूज टू प्ले वीडियो गेम्स विद माई ब्रदर. बहुत बेसिक मेमोरीज. कभी हम आउट ऑफ स्टेशन जाते थे तो यू नो दोज ड्राइव्स जहाँ पे म्यूजिक लगा के हम लोग सुनते थे. बेसिक जो बचपन की पुराने जमाने की जो मेमोरीज होती हैं वही हैं, टिपिकल. ग्रेट. सो जब आप 13 साल की थी और आप एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब चीज़ों की बातें करती थी, लोग आई थिंक आपको सीरियस नहीं लेते थे, तो कैसा फील होता था तब? सर जब मैं 13 years की थी, मेरे फ्रेंड के फादर की ना मॉडलिंग एजेंसी होती थी, तो वो हमेशा शुरू से कहते थे ये मेरी मॉडल है, ये मेरी मॉडल है. तो उन्होंने मेरा नाम मॉडल रख दिया था. यूज्ड टू से इसकी हाइट बड़ी अच्छी है, मैं इसको मॉडल बनाऊंगा नॉट. तो एक कहीं ना कहीं फायर तो थी, जज्बा तो था. एंड यू नो एवरी टाइम वो मुझे मॉडल बोलते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी. तो यू नो टिल डेट उनकी फैमिली में आज भी मुझे सब मॉडल बुलाते हैं. अंकल इज नॉट देयर विद अस एनी लॉन्गर, बट यू नो आई थिंक उनके वर्ड्स ने कहीं ना कहीं यू नो उस छोटी सी फायर को थोड़ा सा और यू नो चिंगारी में बना दिया. सो मतलब मॉडलिंग बचपन से ही आपके अंदर था कि मेरे को मॉडलिंग करनी है. एंड आपने बताया कि आप डीपीएस से आपने स्कूलिंग करी है. उसमें कई अच्छे रिलेशंस आपने अपने फ्रेंड्स बनाए बहुत सारे. सो डीपीएस ने आपको कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका दिया? देखिए मुझे लगता है 80% ऑफ योर सर्कल इज मेड इन योर स्कूल. तो स्कूल एक्चुअली पढ़ाई से ज्यादा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने पर्सनल रिलेशंस बनाते हो, आप अपना एक सर्कल बनाते हो, वहां से आप बहुत कुछ सीखते हो और वहां से आप बहुत एस्पिरेशनल बनते हो. यू नो व्हेन यू आर इन अ डीपीएस, उस टाइम पे एक टॉप का स्कूल होता था, तो टॉप के बिजनेस ओनर्स के बच्चे उस स्कूल में जाते थे. द रिची रिचेस वर ऑलवेज देयर. तो हमेशा से ना जब वो फ्रेंड सर्कल बनाना, तो उनको देखना, उनका लाइफस्टाइल देखना, वो मेरे लिए बहुत एस्पिरेशनल था. मुझे लगता था यार यू नो व्हाट, माय फादर वाज इन सिविल सर्विसेज, बट मुझे था नहीं यार, आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू हैव अ मर्सिडीज, आई वांट टू ओन दीज कार्स, आई वांट टू लिव इन बिग बंगलोज. सो आई थिंक स्कूल इज फैंटास्टिक बिकॉज वो आपको ना एस्पिरेशनल बनाता है. और मुझे लगता है हर एक इंसान को अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जब आपका सर्कल अच्छा होता है, बड़ा होता है, तो आप और ज्यादा इंस्पायर्ड होते हो, आप और ज्यादा मोटिवेटेड होते हो और वो एस्पिरेशनल हो जाता है. एक अच्छी स्कूलिंग बहुत जरूरी है आज के टाइम. एब्सोल्युटली. एंड आई फील स्कूलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू मेक द सर्कल, द कनेक्शंस इन स्कूल. सो बीकॉम ऑनर्स किया भगत सिंह कॉलेज से. इतनी सुपर स्टूडेंट होने के बाद ग्लैमर में जाने तक का कैसे सोचा आपने? एक्चुअली इससे पहले एक और पढ़ा हुआ था. इन 10th आई स्कोर्ड 89%. तो व्हेन आई स्कोर्ड 89% इन 10th, तो माय मदर वाज आफ्टर माय लाइफ कि यू हैव टू टेक मेडिकल ही करना है. तो दबाव में आके मैंने मेडिकल साइंस स्टूडेंट बन गई. बट जब मैंने 2 महीने साइंस की क्लासेस अटेंड करी 11th में, आई केम बैक होम एंड मैंने मम्मी को बोला भाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये मेरे मतलब इट्स नॉट मी, यू नो फिजिक्स केमिस्ट्री मैं कहा आ गए 89% गलती से, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं मेडिकल में चली जाऊंगी. सो फिर मैंने अपनी लाइन चेंज करी. आई अगेन टुक कॉमर्स इन स्कूल
एंड उसके बाद के सफर अगेन, सफर हमेशा से क्लियर था हरमन. इट वॉज क्लियर, आई डोंट नो व्हाई. वो कहते हैं ना कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन कुछ बच्चे एक फायर के साथ ही बॉर्न होते हैं, पता नहीं क्यों. जर्नी वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर, यही करना है, यही जाना है, हर एक रास्ता कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो. मम्मी कहती थी एक बैकअप ऑप्शन रख लो, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन रख लो, बट माइंड वॉज ऑलवेज क्लियर कि समथिंग इन मीडिया, समथिंग इन मॉडलिंग, समथिंग इन एक्टिंग हैज टू कम. सो मतलब जो ड्रीम्स आपने बचपन में देखे वो आपने बड़े होके फुलफिल किए हैं, और उनके पीछे एक हार्डवर्क भी रहा है सोनाली का. 17-18 साल की उम्र, उसमें बसों में धक्के खा रहे थे आप, एंड देन मॉडलिंग एजेंसीज के चक्कर काटना. इट वाज नॉट इजी दैट टाइम, आई थिंक. बहुत मुश्किल रहा होगा. तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे आप? क्या पता है, अब का जमाना और वो जमाना बहुत डिफरेंट है. अब तो बच्चे बहुत प्रिविलेज्ड हैं. गाड़ियां, आप स्कूल में होते हो आपको ड्राइवर्स गाड़ियां मिल जाती हैं. हमारे हमारा टाइम बहुत अलग होता था. वी वर नेवर प्रिविलेज्ड. हमें बस ये बोला जाता था कि हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, उससे ऊपर आप जो भी अपनी लाइफ में करोगे वो आपके ऊपर है. एंड द बेस्ट थिंग जो आज के जमाने में मुझे लगता है, इट इज द बिगेस्ट डिजीज ऑफ टूडेज वर्ल्ड, इट्स अ प्लेग, इज दैट ऑप्शंस इतनी सारी हैं. हमारे जमाने में बस ऑप्शन ही नहीं रहे. बिल्कुल. हमें था कि इधर इट्स डू और डाई, यही करता है, ये नहीं तो इसके बाद कुछ नहीं है. आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट फायर दैट वाज इन मी. मुझे लगता था इसके अलावा तो कुछ और कर ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं सकता है. सो एवरीथिंग वाज इजी व्हेन द माइंड वाज सेट कि यही करना है. एंड वी नेवर यूज्ड टू, मतलब मेरे पेरेंट्स गाड़ी नहीं देते थे मुझे, ऐसे अलाउड नहीं था कि कहीं पे भी चले जाओ. तो आई यूज्ड टू एक्चुअली गो इन बसेस, ऑटोज, एंड मैं मालवीय नगर जाती थी और सारी मॉडलिंग एजेंसीज मालवीय नगर में होती थी. और उस टाइम पे ना डिजिटल नहीं होता था, तो आप एक्चुअली फोटोग्राफ्स लेके जाते थे. तो दे वर हार्ड कॉपीज, उसकी आप एक फाइल बनाते थे और ऐसी 15 फाइल्स में लेके जाती थी. और मेरा टारगेट होता था कि मैं रोज जाऊंगी और 15 एजेंसीज में अपनी फाइल दूंगी. तो फिर हर एक पिक्चर के पीछे नेम, हाइट, फिगर, फोन नंबर लिख के देते थे. रिमेंबर दैट टाइम. सो आई मीन इन अ वे इट वॉज वेरी गुड, क्योंकि जब आप पर्सनली हर एक एजेंसी से मिलते हो, आपको देखते हैं, और जब आपको देखते हैं तो आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है, आपका एक पीआर बनता है. तो इट वॉज इन अ वे वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि लोग जो मेरी पिक्चर्स देखते थे और मुझे देखते थे, तो दे यूज्ड टू फील कि वी कैन वर्क विद हर एंड एवरीथिंग. सो बस यही शुरुआत थी. 18 साल की उम्र, पहला प्रमोशन करने को मिला, कैसा फील आया, कैसा लगा आपको वो करके? अब ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर. But that excitement was always there. कोई भी काम मिलता था ना उस टाइम पे, anything related to media industry, modeling, it used to be like so exciting. मिल गया, I'm there, I'm on the stage, I'm wearing those clothes, I'm walking on the ramp, I'm doing some kind of work, और फिर पैसे मिलते थे उसके लिए. तो that feeling was just unbelievable, unmatched. उस टाइम के ज़माने में और आज के टाइम में काफ़ी फ़र्क आया है. उस टाइम की जो सोच थी, पेरेंट्स की सोच होती थी, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स की सोच होती थी, वो काफ़ी डिफरेंट होती थी. मॉडलिंग करियर एक उस टाइम पे बहुत टफ करियर चूज़ किया जाता था, मतलब बहुत टफ होता था. तो पेरेंट्स ने कभी रोका, कभी मना किया इस करियर के लिए? Yeah, so my brother was not very happy with it, but my mother was always very supportive. And मेरे पापा को लगता था जो करना है करो, but ठीक से करो. So my mother was very supportive. Initially एक दो बारी जब उनको लगता था कि कुछ है, तो she used to be like, okay, I'll travel with you or I'll go with you. But on the whole, I'm telling you, it was my mother who's इतनी सपोर्ट आई है. और मुझे लगता है when your parents and your family supports you, तो आप कभी ना गलत डिसीजन नहीं लेते. Exactly. क्योंकि उसमें कोई रीजन नहीं होता झूठ बोलने का, भागने का, डरने का. तो आप जब आपके पेरेंट्स ही आपको आगे से सपोर्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि वी कैन डील विद इट. सो दैट वाज नेवर डिफिकल्ट. पेरेंट्स वर अमेजिंग. अगर आज पीछे मुड़ के वो 18 साल की 18 ईयर्स की उस सोनाली को अगर हम देखें, और अगर आज आप उससे मिलती हैं और उसको गले लगा के कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो मैं उसको यही गले लगा के बोलना चाहूंगी, वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. बिकॉज 18 साल में वो लड़की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले कर रही थी, जिसपे आज मेरी पूरी जिंदगी बिल्ड हो रखी है. दैट वाज द गर्ल हु लेड दैट फाउंडेशन ऑफ वर्क एंड ऑफ एथिक्स, ऑफ एवरीथिंग. वो 18 साल की लड़की जिसे कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपने पैशन की वजह से एक इंडस्ट्री में आई. उसके बाद लोगों की ना सुनते हुए उसने अपने ऊपर काम किया. आई वॉज प्रॉब्ली नेवर द प्रिटीएस्ट,
देवर मेनी प्रिटी फेसेस देन मी, बहुत पॉपुलर लड़कियां थी, बट मैंने उसको कभी अपने दिल पे नहीं लिया. आई केप्ट वर्किंग, आई नेवर वॉज कम्पीटिंग विद एनीबडी एल्स. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट बेटर, आई वॉन्टेड टू कम्पीट विद माई सेल्फ. मैंने कभी भी शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं अपनाए, मैंने कभी किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अपने आप को नहीं डाला. आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड. मैं सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव किया, मैंने अपने ऊपर काम किया. एंड I just want to hug that girl of 18 years old because उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी की फाउंडेशन लेकर ही थी. अगर वो फाउंडेशन हिली हुई होती और स्ट्रांग नहीं होती तो ये सफर, आज ये 20-22 साल का सफर डेफिनेटली नहीं हो पाता. आज ये सफर इतना लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन उस टाइम पे उस 18 साल की सोनाली ने लेकर है. सो अमेजिंग, कूडोज, क्लैपिंग. सो हमने आपके बचपन की तो काफ़ी बातें कर ली, आपकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसके बारे में हमने काफ़ी बात करी. उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को आपने अपने इतने सक्सेसफुल करियर को और स्ट्रॉन्ग किया है, तो थोड़ा सा हम आपके करियर के बारे में बात करना चाहेंगे सोनाली. सो ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी चमकती दिखती है बट अंदर से उतनी मीन और बिची भी होती है काफ़ी. तो जब स्टार्टिंग में आप इस लाइन को चूज करी तो आपको डर लगा कभी? डर लगा, एक्सपीरियंस हुआ. पीपल आर बिची. कहते हैं ना, औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत ही होता है. तो ऑब्वियसली दे वो मोमेंट्स जब लड़कियां आप पे पीछे से हंसती हैं, आप बैठे होते हो, वो ऐसे ऐसे करके बातें करती हैं. ये सब तो सब जगह होता है. इट्स नॉट जस्ट ग्लैमर इंडस्ट्री, ये कॉर्पोरेट्स में भी होता है आजकल, ये हर जगह होता है. तो अब आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में डील तो करना पड़ता है ना. आजकल ये हर जगह होने लगा, लेकिन उस टाइम पे एक जो मॉडलिंग इंडस्ट्री या टीवी एक्ट्रेस या जो भी मीडिया से रिलेटेड चीजें होती थी उनमें थोड़ा ज्यादा था. उस टाइम पे तो ये बहुत डार्क इंडस्ट्री लोग समझते थे. तो आपको कभी ऐसी डार्कनेस फील हुई इस इंडस्ट्री में? डार्कनेस से मतलब क्या आपका? मैंने बहुत बार सुना है, कास्टिंग काउच होता था, काफी सारी चीजें होती थी, डायरेक्टर्स बोलते थे कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो. तो कभी ऐसा लगा कुछ आपको? कभी आपने कुछ ऐसा फील किया? से देखिए, आई टेल यू समथिंग. जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत जरूरी है. सो एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप शॉर्टकट्स लेके जल्दी किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, जिस मुकाम के लिए आप तैयार नहीं हो, जिस मुकाम के लिए आप रेडी नहीं हो, उस मुकाम के लिए आप शॉर्टकट्स लेते हो या आप किसी तरीके से कोशिश करते हो, मैं किसी की जान पहचान के थ्रू कहीं पे पहुंच जाऊं जहां पे अभी मैं रेडी नहीं हूं पहुंचने के लिए, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आती है. अगर आप किसी जगह के लिए रेडी हो और एंड यू आर द बेस्ट, then nobody can ever ask you to compromise, never will. किसी में हिम्मत ही नहीं होगी करने की. तभी मैं कहती हूँ लाइफ में ना, और दूसरा अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज, अपने कंप्लीट सिस्टम को आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम लोगों की ये रहती है, लोग ना बड़े शॉर्ट साइटेड होते हैं. वो सोचते हैं कि यार 6 महीने में हो जाए, 1 साल में मॉडलिंग कर लूँ, 2 साल मॉडलिंग कर लूँ. दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप एक डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन के साथ आपको जिंदगी भर जीना पड़ता है. वो डिसीजन डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, राइट? सो अगर आप एक गलत डिसीजन ले लो, एक बार आप ऐसी लोगों की नजरों में आ जाओ कि यार शी कैन डू एनीथिंग फॉर वर्क, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप कितना भी लाइफ में कर लो, लोग हमेशा आपको उसी नजर से देखेंगे, आप स्टैम्प्ड हो जाते हो. सो यस, ऑब्वियसली पीपल ट्राई, कोशिश हर कोई करता है. दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं. आप सड़क पे चलोगे तो आप गिरोगे जरूर, आप पार्क में खेलोगे तो मिट्टी तो आपके ऊपर आएगी, आप इस इंडस्ट्री में काम करोगे तो ऐसा तो होगा ही होगा कि लोग आप पे हिट करेंगे या लोग आपके साथ आपको यूज करने की कोशिश करेंगे. बट कोई आपकी विल के अगेंस्ट आपके साथ कुछ नहीं करता है, ना ही वो करना चाहता है. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस इंसान को या उस सजेशन को किस तरफ लेके जाते हो, या आप अपनी लाइफ का क्या डिसीजन लेते हो. It happened, but my decisions were clear. So आजकल लोगों में ना पेशेंस नहीं रहा है और जेलेसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है. हाँ. स्पेशली जहाँ पे कंपटीशन होता है, आपकी इंडस्ट्री में तो काफ़ी कंपटीशन रहता है. हाँ. तो आज के टाइम में आप यंग एस्पायरिंग मॉडल्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आज के टाइम में कैसे उनको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहिए? Yeah, I'll tell you, आजकल तो पता है, हमारे ज़माने में तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी. आजकल तो बहुत लोगों को समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन क्या होता है. और अपने अंदर नेगेटिविटी भर के जब आप जेलस होते हो या आप किसी से चिढ़ते हो या कंपटीशन करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपने अंदर ही तो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो. अपने आप को नेगेटिव बना के आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, ना ही आप लाइफ में कभी आगे बढ़ सकते हो. सो मुझे मैं यही कहना चाहूंगी टू ऑल द एस्पिरेशनल पीपल, चाहे वो काम हो, चाहे मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, वर्क, मेडिकल, एनीथिंग,
अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे क्लियर फंडा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट पे काम करो, अपने क्राफ्ट पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, ताकि आप बेटर बन सको. यू बिकम द बेस्ट ना, एंड गिव इन योर बेस्ट, एंड फिर जो होगा वो तो ऑब्वियसली देखा जाएगा. एंड ऑफ कोर्स गॉड इज ऑलवेज देयर टू डिसाइड. सो कभी सोनाली ऐसा आपके साथ हुआ है कि जहां पे लोगों ने टीम अप कर लिया हो आपके खिलाफ, गैंग और Ganging पूरा up. गैंग आपके पीछे लग गया हो कि नहीं बस सोनाली को आज यहाँ से हटाना है? तो कभी कोई इंसिडेंट है ऐसा जो आपके साथ हुआ हो? ऐसा एक क्या, कितने होते रहते हैं, आज भी डेली होते. सो वो एक आपने बताया था कभी, जैसे वो रैम्प वॉक वाला आपके साथ क्या सिचुएशन हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे आप हमारी ऑडियंस को? क्या, इट वॉज नॉट अ सिचुएशन, एक्चुअली आई वॉज टू यंग, और मैं भी खुद बहुत छोटी नाइव थी. मेरा पहला शो था एंड देवर ऑल दीज मॉडल्स जो सारी काफ़ी अच्छी मॉडल्स थी. मेरा पहला चांस था उस शो में. इट वॉज अ बिग शो. तो द कोरियोग्राफर सेट ओके ठीक है, आप सब लोग अपना मॉडलिंग का रैम्प हो गया. Then the choreographer said, अब सब हो गया, चलिए अब सब मॉडल्स अपना मेकअप कर लो, and then we are going to start the show in some time. And I still remember I had this little pouch जिसमें शायद एक पाउडर था, कॉम्पैक्ट पाउडर, शायद एक लिपस्टिक थी. आई हैड वन लाइनर, मस्कारा भी शायद नहीं था उसमें. एंड ही सेड चलो मेकअप करो. And all these models have these big kits and they're doing makeup and all, and I'm like sitting there, I'm like, oh shit, like मुझे तो ये पता ही नहीं था. I was not prepared for this. And then there was this beautiful model who was there. I'm forgetting her name. I don't know why. But she looked at me and obviously she was not very happy, but she felt bad maybe for me. And she looked at me, she's like, come here, I'll teach you how to do it. And you know, उसने फिर मुझे makeup करके दिया. And none of the models helped me. They were all looking at me, laughing, doing, hey, look at her and all, जो लोग करते हैं. तो बस वही था. and I felt bad, but again you know हरमन देखो, अगेन वो अंदर की फायर ही तो होती है, अंदर की डेस्परेशन होती है कि दुनिया आपके साथ कुछ भी करे, दैट फायर वाज देयर कि मैं फिर वापस जाऊंगी, मैं फिर वो करूंगी. हमें चलते रहना चाहिए. एंड चलते रहना चाहिए. डिडंट मैटर. एंड देन डिडंट मैटर, आई स्टिल वेंट अहेड, आई डिड द शो. Even if I felt bad, I know I was ऐसे पता है बड़े सारे शोज थे हरमन, जब मैं घर आती थी एंड मतलब या शो के बाद मैं साइड में बैठी रहती थी. एंड यू नो ऑल दीज गर्ल्स यूज्ड टू हैव देयर गैंग एंड ऑल, एंड लिटरली आई यूज्ड टू, मतलब एक आधा आंसू ही नहीं निकलता था. बस मतलब ऐसे आई यूज्ड टू फील कि यार मैं कितनी आउटकास्ट हूँ यहाँ पे, मतलब मैं कहाँ हूँ, और why is nobody becoming friends with me, why they look at me, वो मेरे को ऐसे देखते हैं और मुझे you know degrade करते हैं. but then again see fire. So आपको उस दिन, उस इंसिडेंट के बाद कैसा लगा कि कैसे इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है? क्या सोचा, क्या प्लानिंग बनाई आगे की? कोई प्लानिंग नहीं थी. बहुत छोटी थी मैं, जो आ रहा था मैं बस वो कर रही थी. बिकॉज आई यूज्ड टू लव बीइंग ऑन द रैम्प, लव बीइंग इन यू नो प्रिंट्स मीडिया. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर 5-10 लोग बुरे थे तो कुछ 100 अच्छे लोग भी थे जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. देयर वर सम 100 पीपल यूज्ड टू सपोर्ट मी. अगर मैं शो में जाती थी, अगर 20 लड़कियां मेरे साथ मीन होती थी, तो मैं सच्ची बता रही हूँ उस शो में 100 लोग मुझे मिलते थे जो मुझे अप्रिशिएट भी करते थे. ऐसा नहीं था. तो यू नो दैट अप्रिसिएशन वाज सो इम्पोर्टेंट, इट वाज सो मतलब स्पेशल फॉर मी कि वो अप्रिसिएशन यूज्ड टू कीप मी गोइंग. एग्जैक्टली. 100 की भीड़ में अगर एक बंदा भी अप्रिशिएट कर देता है ना, कितना फर्क पड़ता तो है. बहुत फर्क पड़ता है लाइफ के अंदर. एंड तो ऐसा नहीं था कि कोई अप्रिशिएट नहीं करा, अप्रिशिएट भी बहुत करते थे. तो वो अप्रिसिएशन यूज्ड टू कीप मी गोइंग. सो फिर सोनाली, एंकरिंग का कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी? वो पहला मोमेंट कौन सा था जब किसने आपको बोला कि यार आपको एंकरिंग करनी चाहिए? बहुत ही अगेन ये भी बड़ा फनी था कि हम एक शो के लिए जा रहे थे, मॉडलिंग इवेंट के लिए. चंडीगढ़ में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का शो था. कुछ 30-40 मॉडल्स थी. अगेन टॉप मॉडल्स वर देयर एंड एवरीथिंग. Again, same problem, not too many friends. I was there in the train. I met there was an event manager also who was there. तो मैं मिली और हमारी ऐसी बातें होने लगी. बातें करते करते हम 2 घंटे बातें करते रहे about life, things, journey. He started asking me some questions. What do you do? How are you here? What are you doing here? Etc. After 2.5 hours of talking, he said, you know what? He literally, his line was, तू इतनी बकवास करती है, तू एंकर क्यों नहीं बन जाती है? I said, what's an anchor? So he said, you don't know एंकरिंग क्या होती है? मैं कहा नहीं. तो उस टाइम पे कुछ गिने चुने 3-4 लोग थे जो एंकरिंग करते थे. एंड फिर उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, फिर उन्होंने मुझे शोज देने शुरू करे और ऐसे मेरे शोज की शुरुआत हुई. सो स्टेज पे जो पहला शो था, स्टेज पे जाने से पहले ओह गॉड,
कैसा था, दिल की धड़कन कितनी तेज थी? स्टेज पे जाने से पहले नहीं, स्टेज पर ही. सो माई फर्स्ट शो वॉज फॉर हिंदुस्तान टाइम्स एंड मैं गई स्टेज पे एंड इट वॉज अ फिल्म फेस्टिवल श्री फोर्ट में हो रहा था, मुझे अभी भी याद है. तो मैं स्टेज पे गई और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये बोलना है कि सो एंड हिंदुस्तान टाइम्स प्रेजेंट सो एंड ये मूवी है एंड कुछ उनके ऑफ कोर्स उनके बारे में बोलना था अबाउट हिंदुस्तान टाइम्स एंड देन गेट ऑफ. अब मैं स्टेज पे गई और स्टेज पे गई पहली बार मैं सब कुछ भूल गई और मेरे को 2-4 लाइनें याद रही. मैंने 2-4 लाइनें पट बोल दी और मैं नीचे आ गई एंड मेरा दिल धड़क रहा है. नॉट बिकॉज कि मैंने स्टेज पे क्या किया, उसके बाद क्लाइंट सामने खड़ा हुआ है तो मेरा तो दिल धड़क रहा है और दिल बाहर निकलने को हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया है. But the client was so superb. Again, I tell you now, one nice person. The client was so superb. He said, okay, you know what? That didn't go off too well. Doesn't matter. मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना लिख के दे देता हूँ. तो मैं आपको लिख के दूंगा, जो भी है आप बस पढ़ देना स्टेज पे. And there were about 8 shows in a day. 8 बारी स्टेज पे जाके 2 मिनट की स्पीच देनी होती थी और ये 6 दिन के लिए करना था. तो आप समझो 48 times I had to go on the stage. तो फिर मैं दूसरी बारी गई, मैंने पढ़ा, it was better. Third time I read, it was better. And then by the end of the 6th day, I was like just that. So, of course, you know, it is the first day, first chance, meeting the right people, and I was just lucky. So उस क्लाइंट ने आपको डांटने के बजाय सपोर्ट किया एंड आपको पूरा हेल्प किया उस शो को कंप्लीट करने में. अगर उस दिन वो क्लाइंट ना समझता तो क्या सोनाली यहाँ होती? Again, you know, हरमन, अगर कोई भी नहीं सपोर्ट करता तो भी मैं यहाँ पे होती. ग्रेट. मेरा क्लियर फंडा था, मुझे यहाँ पे आना है और वो कैसे आना है कैसे नहीं आना है वो थोड़ा भगवान, थोड़ी किस्मत और थोड़ा मेरा पेशेंस. मेरे साथ कुछ भी होता मैं यहाँ पे होती. पहले शो के आपको 2,000 रुपए मिले और उस शो से लेके आज तक का सफर लगता था आसान है, और कैसा रहा वो? या अगेन यू नो वो टाइम बड़ा फर्क था. उस टाइम पे इतना कुछ इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, नीड्स कम थी, चीज़ें होती थी लेकिन बहुत लिमिटेड होती थी. हम बहुत कम में बहुत खुश होते थे. एंड एक्चुअली ऑनेस्टली 2000 इनटू सो मेनी डेज, तब काम भी यू नो 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो जाता था. एंड 2000 एक बहुत कम टाइम के लिए था, उसके बाद काफ़ी जल्दी बढ़ भी गया था. ऑनेस्टली वो 2000 रुपये मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट 2000 रुपये होते थे उस टाइम पे. इमेजिन यू नो गेटिंग 20,000 rupees a month as pocket money. You know, you're 18 years old or 19 years old and you're getting 20,000 rupees as pocket money per month. It used to be, I'm saying that feeling, I cannot define it. It was full of gratitude. I was so thankful to God always. And, you know, I just can just say, I feel so happy when I think about it. सो करियर की तो हमने काफी बातें कर ली. जो सबसे जरूरी होता है लाइफ में, प्यार. तो अब आते हैं सोनाली की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे. सो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड संदीप से पहली मुलाकात कहाँ हुई? वेरी फेमस स्टोरी. ये संदीप की फेवरेट स्टोरी है, ये सबको बताता है उस बारे में. हम दोनों एक क्लब में मिले थे एंड इट वाज मे बी डेस्टिन्ड, यू नो, कहते हैं ना भगवान ने कुछ डेस्टिनी बनाई होती है आपकी. सो मुझे याद है कि मैं अपनी एक फ्रेंड से कई सालों के बाद मिल रही थी एंड वो अपनी फ्रेंड से कई सालों के बाद मिल रही थी. तो वी डिसाइडेड कि उसने मुझे कहा तू भी आ जा एंड लेट्स गो, हम पार्टी करते हैं, आज मैं अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ. तो मैंने कहा अब इनके साथ में अकेले कौन जाएगा. तो मैं अपने एक फ्रेंड, मेरा एक बड़ा क्यूट सा दोस्त होता था हेमंत, मैं उसके साथ चली गई. मैंने कहा चलो ठीक है. वहां पे संदीप की एक फ्रेंड थी जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड से मिल रही थी. तो उसकी फ्रेंड ने संदीप के फ्रेंड को बोला कि तू आजा लेट्स पार्टी. संदीप के फ्रेंड ने संदीप को बोला लेट्स पार्टी. तो इट वाज लाइक अ चेन ऑफ 6 people. एंड तो उधर से वो अपने फ्रेंड्स के साथ आया, इधर से मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई और एंड वी ऑल मेट एंड पार्टीड दैट नाइट. एंड उस रात को संदीप ने अपने फ्रेंड को बोला था मुझे देख के कि यार ऐसी लड़की मिल जाए तो लाइक यू नो लाइफ बन जाए एंड ऑल दैट. सो बस उस रात को हम लोग मिले, एक बड़ी छोटी सी मीटिंग हुई, फिर हम लोग डिनर के लिए गए हायत में, लेट अर्ली मॉर्निंग टाइप्स. एंड बस फिर दैट्स इट. आप दोनों की मैरिज को 14 ईयर्स हो चुके हैं. तो इस इतने बड़े लंबे सफर का मैरिज मंत्र क्या है? मैरिज मंत्र इज मैं क्या बताऊं, से 14 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. और आज की डेट में अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. स्पेशली जब से इंस्टाग्राम फेसबुक आया, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बदल चुकी हैं, लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है. आप आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, 10 लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, कॉमेंट करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं, एक्सेट्रा. सो द वन मैरिज मंत्र इज कि एक
अपनी मैरिज को ना इंस्टाग्राम के रील से प्लीज कंपेयर मत करो कि भाई उसके हस्बैंड उसको प्राइवेट चार्टर्ड में यहाँ लेके गए, या वो इतने करोड़ों के बैग्स खरीद रहे हैं, या मेरा हस्बैंड मेरे को आई लव यू बोले या एक ऐसी गाड़ी निकाले. सो यू नो, डोंट कंपेयर योर लव स्टोरी. द मंत्र ऑफ आवर स्टोरी इज आवर लव इज वेरी सिंपल. इट्स स्टिल वेरी रियल. इट्स अ रियल मैरिज. इट्स अ सिंपल मैरिज. वी लव स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर. हम एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, हम गप्पे मारते हैं, हम एक दूसरे को बहुत एंटरटेन करते हैं, हम एक बहुत अलग लेवल पे कनेक्ट करते हैं. यू नो, वी आर वेरी कनेक्टेड विद द सोल. और वो मेरी प्रॉब्लम समझता है, मैं उसकी बातें सुनती हूँ. यू नो, दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड. सो मैरिज मंत्र फॉर अस इज नॉट जस्ट मनी. यू नो, आई डोंट आस्क हिम कि मुझे हर महीने एक नया बैग लेके दें या ऐसे करके दें तभी मेरी शादी चलेगी. नो, आवर कनेक्शन इज वेरी डिफरेंट. इट्स अ वेरी लव कनेक्शन. यू नो, काम के इतने बिजी शेड्यूल के बीच में आप भी बिजी रहते हैं, संदीप सर भी बिजी रहते होंगे काफी. सो आप क्वालिटी टाइम कैसे निकालते हैं एक दूसरे के लिए? क्या हमारा क्वालिटी टाइम अब तो ऑलमोस्ट 2 बच्चों के बाद तो ऑलमोस्ट देयर इज नो क्वालिटी टाइम विद अस. बट व्हाट मेक्स माय डे वेरी स्पेशल इज कि यू नो दोज लिटिल थिंग्स. यू नो, मैं जब सुबह उठती हूँ तो संदीप हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता है, मेरे लिए भी बनाता है ब्रेकफास्ट. या कभी मैं शाम को बोलती हूँ, ही लव्स कुकिंग. हाँ, सो जब मैं शाम को बोलती हूँ कि यू नो आई वांट टू ईट समथिंग, संदीप कुक्स फॉर मी, cooks for the kids. हम लोग बैठते हैं, हम लोग बातें करते हैं. और he, you know, if I want to have an ice cream, he takes us out. You know, these are the things we So really sweet. connect with. Yeah. So we have seen lot of reels also. आप कुकिंग एक साथ कर रहे होते हो और काफी तंग करते हो संदीप सर को कुकिंग करते हुए. So you know, actually you don't know this, but I'm an entertainer. Honestly, मेरे साथ कोई भी एक दिन इतना entertaining होता है ना, I really make him laugh. और मैं बहुत कॉमेडी करती रहती हूँ पूरा टाइम, और मैं बहुत हंसती रहती हूँ और मैं उसको हंसाती रहती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ मेरे बिना कितनी बोरिंग होगी. Honestly. 14 ईयर्स का एक लंबा सफर होता है एक रिश्ते का. 14 साल में इंसान बदलता भी है, काफी कुछ चेंजेस होती है. तो Yeah. काफी चेंजेस आपकी मैरिज लाइफ में भी आए होंगे. तो आपने उन चेंजेस को एज अ पर्सन दोनों के कैसे अडेप्ट किया? So honestly, Sandy hasn't changed one bit. He's the same guy. जिस दिन से मैं मिली हूँ till today, I don't know how, but he's a consistent guy. And संदीप ना बहुत loyal है और बहुत 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 grounded है. तो उसकी level of loyalty, उसकी groundedness को ना कोई छू नहीं सकता है. और changes तब आते हैं ना जब आप बदलते हो. संदीप बदला ही नहीं इतने सालों में. He's become even more involved, even more attached with me, with the kids. तो वो change कभी आया ही नहीं. हाँ, मैं growth में आई हूँ. मैं, जैसे कि आपने बोला, मैं उसे बहुत तंग करती हूँ. हाँ, मैं उसे तंग करती हूँ. मैं हर रोज मेरा एक नया प्रॉब्लम होता है, हर रोज मेरी एक नई डिमांड होती है, हर रोज देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम एंड इशू. तो द ब्यूटी इज दैट संदीप नोज हाउ टू हैंडल मी, और हम दोनों एक दूसरे को हैंडल कर लेते हैं. बट द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप इज कि अभी भी हम ना बहुत किडिश हैं एक दूसरे के साथ. अभी भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं. You know, we have that moments of pure joy. आई थिंक उसी को ही हम असली और सच्चा प्यार बोलते हैं, जो आजकल बहुत गुम हो गया है. I don't think प्यार है कि एक बॉन्ड है. मे बी आप उसको बॉन्ड भी बोल सकते हैं. या आई थिंक प्यार बहुत ओवररेटेड हो गया है. प्यार क्या ही होता है प्यार? प्यार रहा नहीं आजकल. खत्म हो प्यार, गया. एंड हाउ डू यू डिफाइन लव? लव इज इफ यू कैन बेयर अ पर्सन. तो मतलब आप प्यार ही करते होगे ना, तभी आप उसको झेल रहे हो. एग्जैक्टली. तो वो झेलने को ही आजकल प्यार बोल सकते हैं हम. या सो झेलने से मुझे याद आया, आपके एक ब्रदर भी हैं. बड़े ब्रदर. झेलने से क्यों याद आया? वो मुझे झेलता है. इसीलिए मैंने बोला झेलने से याद आया. जो हमेशा जब एक बड़ा भाई होता है वो छोटों को झेल ही रहा होता है. यस, एब्सोल्युटली. छोटे होते कितना तंग करते थे आप अपने बड़े भाई को? तो मैं छोटी थी, मैं नोटोरियस थी, मैं ज़्यादा तंग करती थी, मैं ज़्यादा शरारती थी, मैं ज़्यादा शैतान थी. माई ब्रदर वॉज ऑलवेज वेरी सॉर्टेड. एंड अगेन आई थिंक ये मेरा फैमिली में था. मेरा भाई में भी ना एक फायर थी कुछ करने की. तो एट 18 years old ही जॉइंड जेट एयरवेज, जहाँ से उसने अपने करियर की शुरुआत करी. एंड ही जॉइंड सहारा, देन ही वॉज विद जेट, then he started his own sales management, and today he's heading one of the biggest companies, Insider, you know, as a director. So he's done wonderfully well. He's an absolute star, and I'm so proud of him. जिसे कहते हैं ना, he's my silent strength. You know, जो इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, जो आप बैठे हो, आप कहते हो मैं दुनिया को फेस कर लूं, वो कहाँ से आता है? वो जब आपकी मदर आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके हस्बैंड आपके साथ है, तब आप कहते हो ना कि हाँ, I'll face the world. So जैसे आपने बताया कि आपको सपोर्ट मिलता रहा,
संदीप सर का सपोर्ट मिलता होगा, फीडबैक्स मिलते होंगे, कैसे आप उससे उन फीडबैक से और इम्प्रूव करते हो लाइफ में? ओके, संदीप का सपोर्ट तो हमेशा ही 200% रहा है। फीडबैक तो भाई नहीं चाहिए। ही इज माई बिगेस्ट क्रिटिक। अगर वो मेरे एक शो पे आ जाए मुझे स्ट्रेस हो जाता है। मुझे पता है कि आज इतनी डांट पड़ेगी घर जाके, यू डिडंट डू दिस, यू सेड दिस, यू डिडंट डू इट लाइक दैट, you didn't say it like this, why did you say this? So biggest critic, greatest supporter. So मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में मेरा बड़ा cheer leader या इससे बड़ा सपोर्टर मेरी लाइफ में मुझे कोई मिल सकता है. He loves it when I'm on stage. He's so proud of me. He's never stopped me. He says, baby, go do what you want to do. मैं साथ में हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं बच्चे देख लूंगा. बच्चे देखना is one thing, but you probably don't know, but my mother lives with. You don't know this, but when Viraj was born, तो मैं और सैंडी अकेले रहते थे. तो मैंने मेरे पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करी एंड मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ छोड़ के they decided to stay with us to take care of my son so I could work. So that's the kind of support I have. अब मेरे father left us about 3 years back. It was very difficult, but my husband Sandeep is like so close to my mother, and we all, my mom, kids, Sandy, me, we all live together, and it's amazing. जैसे आपने अपनी फैमिली की बात करी, अपनी मदर की बात करी, सो यू आर ऑल्सो मदर ऑफ 2 किड्स. जो पहली फीलिंग आती है जब पहला बच्चा होता है, उसको पहली बार पकड़ने की जो फीलिंग है, वो कैसी थी सोनाली की? Oh my God, it was amazing. Nervous but amazing. I had it was so beautiful. मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ? ये सब था डिस्क्रिप्शन. ये ना चीजें होती हैं that you feel. 9 महीने, excitement, anxiety, nervousness. I had a normal delivery. फिर obviously विराज came. I was so nervous. मेरे parents shifted in with us. तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने, विराज को तो मेरे पेरेंट्स ने ही रेज किया है. मैं तो आई कुड हैव नॉट डन एनीथिंग. मुझे अभी भी याद है एक रात को विराज सो रहा था और उसकी धड़कन बड़ी तेजी से टिक 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 टिक. छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका हार्ट जल्दी बीट करता है. एंड आई वेंट टू माय मदर, आई सेड नहीं उसको कुछ हो गया है, देखो देखो ऐसे बीट कर रहा है. सो आई हैव सीन दैट टाइम. Again, it was a beautiful feeling. And then Viara happened. Viara actually peak COVID में हुई. Viara की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो Viara peak COVID में हुई. कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स को अगर पता चल रहा था कि आपके पास कोविड, अगर आपको कोविड हुआ है तो वो डिलीवरी नहीं करते थे आपकी. तो ये पहला कोविड था एंड इस टाइम पे डेथ्स हो रही थी. अक्टूबर का टाइम था एंड आई वाज ड्यू एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एक वर्किंग मॉम, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को टाइम भी देना बहुत जरूरी है. कभी ऐसा गिल्ट फील होता है कि यार मैं टाइम नहीं दे पा रही? So actually very interestingly, जब विराज पैदा हुआ था तो मैं 14th डे पे स्टेज पे थी, मैं शो कर रही थी. 14th डे. एंड व्हेन वियारा वाज बॉर्न, जस्ट सो यू नो, मैं 9th डे पे स्टेज पे थी. सो एक्चुअली जब वियारा पैदा हुई तो उससे पैदा होने से पहले मैंने शो तो ले लिया. तो नाउ आई एम टॉकिंग टू माई हस्बैंड एंड आई एम सेइंग कि यार ये डिलीवरी तो हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने तो शो बुक किया हुआ है. तो मैं और संदीप कैलकुलेशन करते थे कि बच्चा होगा भी कि नहीं होगा. तो मेरी डील इवेंट मैनेजर के साथ ये हुई थी कि देखो ऐसा है, अगर तो बेबी बॉर्न हो गया तो मैं शो कर दूंगी, अगर बेबी बॉर्न हुआ ही नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और अगर बेबी बॉर्न और शो के बीच में 2 दिन का डिफरेंस हुआ तो मैं नहीं करूंगी. तो लकीली वो 9 दिन पहले पैदा हो गई एंड आई कुड डू दैट शो. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बस ऐसी है. किड्स आर अमेजिंग. बच्चे ना एक्चुअली अपना टाइम खुद ही मांग लेते हैं. आपको बच्चों के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है. आप मत निकालो, वो आपसे आपका टाइम छीन लेंगे. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ किड्स. मॉम गिल्ट तो ऑब्वियसली होता ही है, बट इस सीजन अभी थोड़ा लो सीजन होता है तो अब ना बच्चों को भी समझ में आ गया कि ये लो सीजन है तो ममा इज हियर, एंड व्हेन इट्स हाई सीजन दे अंडरस्टैंड दैट ममा इज डूइंग वर्क एंड एवरीथिंग. सो आपके बच्चे आपको स्टेज पर देख के कैसा फील करते हैं? क्या वो आपके सबसे बड़े फैन हैं? Yeah, I see, I tell you that kids emulate parents. आप जो करते हो ना, आपके बच्चे ना आपको बिल्कुल कॉपी करते हैं. तो एज ए पेरेंट ना आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है ऑफ what you stand as a person, So मैंने नोटिस किया कि मेरे बच्चे मेरी हर एक चीज देखते हैं, हर एक चीज कॉपी करते हैं. दे बोथ आर सो इनामर्ड बाय मी. मुझे ऐसा लगता है वो मेरी डॉटर तो इतनी एक्साइटेड हो जाती है मुझे देख के. माई सन गेट्स सो एक्साइटेड. वो दोनों यूट्यूब वीडियोज बनाते हैं, वो दोनों रील्स बनाना चाहते हैं, वो दोनों बातें करते हैं स्टेज पे, वो दोनों मेरे को कॉपी करते हैं, वो दोनों मेरा मजाक भी उड़ाते हैं. और वो ऐसे कहते हैं मम्मा स्टेज पे ऐसे चलती है, मम्मा स्टेज पे ऐसे करती है.
So yeah, obviously they emulate me. They want to be like me. It's a good feeling. सो मदरहुड ने सोनाली को कितना चेंज किया, कितना काम किया? Oh yeah, motherhood, yeah. मुझे I think मैंने motherhood teaches you to look at people and life and situations from a very different perspective. जब आप सिंगल होते हो ना, जब आप मैरिड होते हो या आपके बच्चे नहीं होते हैं एवरीथिंग, आप बहुत सेल्फिश होते हो. आप हर एक चीज़ ना मैं करने लग जाते हो. पर जब बच्चे आते हैं ना, तो बच्चे बहुत सेल्फिश होते हैं. वो भी मैं कर रहे होते हैं. तो आपको उस टाइम पे समझ में आता है कि you have to be selfless. एंड when you gift your kids, because बच्चों को प्यार दिया हुआ ना बहुत सेल्फलेस होता है, क्योंकि आपको पता नहीं रिटर्न में आएगा कि नहीं आएगा, उस टाइम पे वो आपको नहीं समझते एक्सेट्रा. सो मदरहुड टीचेस यू पेशेंस, हाउ टू लव सेल्फलेसली, हाउ टू स्टार्ट केयरिंग अबाउट अदर पीपल, थिंकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन. जैसे जब हम सेल्फिश होते हैं, हम सोचते हैं खाना भी हम खा लें, पेड़ भी हम काट लें, घर भी हम बना लें, कपड़े भी हम खरीद लें. नाउ दैट आई हैव माय किड्स, एज अ पेरेंट, मैं पता है क्या सोचती हूँ, कल को ये रह रहे हैं, इनके लिए पानी बचेगा? हम क्या एनवायरनमेंट छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या वर्ल्ड छोड़ के जा रहे हैं इनके लिए? ये सब क्वेश्चंस आपके ना, इट जस्ट ओपन्स योर माइंड टू अ न्यू रेल्म. सो सोनाली, इतना सक्सेसफुल करियर रहा है आपके लिए, इतना फैमिली लाइफ में सक्सेस, हर जगह सक्सेस है, तो सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस के 2-3 मंत्र हैं. हर एक लाइफ के जो आपका पार्ट है उसका एक अलग मंत्र है. टू बी सक्सेसफुल इन वर्क, द मंत्र इज बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन योर वैल्यूज, in your foundation, in your ethics. There's no shortcut to success. Work on yourself, focus on what you want. सबसे पहला सक्सेस का मंत्र आज की डेट में है कि एटलीस्ट डिसाइड what you want to do and stick to that decision. आजकल जो ऑप्शंस आ रही है ना, अच्छा ये नहीं हुआ 2 साल के बाद तो ये कर लूंगी, ये नहीं हुआ तो 2 साल के बाद ये कर लूंगी, ये बंद कर दो. So for work, the success mantra is that focus on yourself. आप हार्ड वर्क करो, डोंट लुक फॉर एनी शॉर्टकट्स इन लाइफ, डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, एक लाइन पकड़ो और एक लाइन पे स्टिक करो. यू हैव टू नो कि एक बिजनेस सेटल करने के लिए आपको कम से कम 5 साल लगते हैं. आजकल क्या प्रॉब्लम है नई जनरेशन की कि मैं 2 साल ये कर लेती हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं 6 महीने ये ट्राई कर लूंगी, फिर मैं ये ट्राई कर लूंगी. नो, if you want to do something, stick to it and give it your best, and listen to your heart, listen to yourself. That's it. सो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मनी, फेम या कुछ और? क्या सक्सेस की डेफिनेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 सुंदर क्वेश्चन है. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लाइफ ना सिर्फ एक काम नहीं है. लाइफ खूबसूरत किसकी बनती है, कब बनती है? आज आपने मुझे ये बोला ना, आपने हर जगह सक्सेस पाया. अब थिंक अबाउट इट, अगर मैं आज काम में अच्छे पैसे कमा रही होती, लेकिन मैं डिवोर्सी होती और मेरे बच्चे नहीं होते, और मतलब वुड यू थिंक आई एम अ सक्सेस? नो. कहीं तो एक फेलियर है ना लाइफ में. या फिर अगर आज मैं बहुत रिच होती और मैं बहुत मोटी होती और मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती, तो क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? नहीं. सो लाइफ में सक्सेसफुल का मतलब ये होता है कि भाई आपको लाइफ के हर एक पार्ट पे आपको फोकस करना है. यू हैव टू बी good in social relations, you have to be good at working, you have to be good in health, you have to be good everywhere in life. उसी को सक्सेस बोलते हैं. सक्सेस होता है ओवरऑल सक्सेस, 360 डिग्री सक्सेस. आज सिर्फ पैसे को सक्सेस नहीं बोल सकते, गाड़ियों को, घर को नहीं बोल सकते. उस घर में रहने वाले लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाते हैं. उस घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जो आपकी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाती है. तो मेरे लिए सक्सेस मीन्स वर्क, फैमिली, हाउस, रिलेशंस, फ्रेंड्स, ट्रैवल, लाइफ, एंजॉयमेंट, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, एवरीथिंग. आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया इस चीज को. मैं एक चीज जानना चाहूँगा, आज के टाइम में आप देखते हैं बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के चक्कर में अपने सक्सेस को दिखाते हैं वहां पे, जो कि बिल्कुल टोटली फेक है. आप मान गए ना? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को. आप मान गए ना फेक है? बिल्कुल मानता हूँ इस बात को. ठीक है, तो फिर तो वो सक्सेसफुल हुए ही नहीं. रिलेशनशिप्स वहां पर ऐसे दिखाए जाते हैं कि हम लोग बहुत क्लोज हैं. एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है रील्स के थ्रू. पैसे को दिखाया जा रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है. बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिजनेस क्लास में जाके फोटोज डाल रहे हैं और ट्रैवल इकोनॉमी क्लास में कर रहे हैं, ठीक है, और रह रहे हैं किसी नॉर्मल होटल में और जाके डाल रहे हैं कि दुबई के बुर्ज में रह रहे हैं. तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं. तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो लोग वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं.
मैं उनके फॉलोअर्स को बोलना चाहूंगी कि एटलीस्ट दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ यार। दैट्स जो कर रहा है उसको आप क्या ही बोल सकते हो। अगर कोई बाहर जाके झूठ ही फैला रहा है तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कोई उसका झूठ को सच मान के अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है तो प्रॉब्लम उस बंदे की है ना, जो अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। तो मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहती जो लोग ये झूठ कर रहे हैं, जो लोग रील्स डाल रहे हैं, जो लोग ये दिखा रहे हैं वो बहुत अमीर है ऑन इंस्टाग्राम, गुड जॉब। लेकिन जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 अपना थोड़ा अकल यूज करिए, अपना इंटेलिजेंस यूज करो और सही लोगों को फॉलो करो। सो सोनाली एक पॉजिटिविटी कोच भी है। सोनाली, आपकी लाइफ में एक लो फेस आता है तो आप अपने आप को कैसे हील करते हैं? The one thing that has helped me is the art at laughing at myself and my situation. तो मेरी लाइफ में एक ही चीज़ है कि मुझे लगता है कि जब भी मेरी लाइफ में मैं लो होती हूँ, मेरा एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है मेरे अंदर कि मैं अपने ऊपर हंस सकती हूँ, मैं अपनी सिचुएशन पे हंस सकती हूँ। तो एक गीता में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान हमेशा खुश रहेगा जो अपने अच्छे टाइम पे ज्यादा उछलेगा नहीं और अपने बुरे टाइम में ज्यादा दुखी नहीं होगा। व्हेन यू आर न्यूट्रल। सो लाइफ का फंडा ये होना चाहिए, जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो हमेशा तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। ये नहीं दिखा कि मेरा तो अच्छा टाइम चल रहा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नो, दैट्स नॉट गुड। और जब बुरा टाइम चल रहा है और एकदम ही डिप्रेशन में चल जाओ, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया, नो। सो इट इज व्हेन यू कैन स्टे नॉर्मल। जब अच्छा वक्त हो तो ग्रेटफुल, जब बुरा वक्त हो तो होपफुल। सो इस पूरी दुनिया के सामने सोनाली गुप्ता की असली पहचान क्या है? एक एंकर, एक कोच, एक माँ, या एक कुछ ऐसी चीज जो किसी ने नहीं देखी आज तक? क्या हिडन टैलेंट है सोनाली का? हिडन टैलेंट तो यही है, सोनाली की एक ही पहचान है, दैट सोनाली इज शी लव्स टू लिव लाइफ। एंड सोनाली की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज हैं जो बहुत सेट है, जो बहुत डिफाइंड है। सोनाली लव्स टू वर्क, शी लव्स टू मेक मनी, शी लव्स टू स्पेंड मनी, शी लव्स टू स्पेंड टाइम विद हर फैमिली, शी लव्स टू एंजॉय हर लाइफ। And for Sonali, life is an overall experience. It is not one thing, one person, or one work. It is everything. It is just living every moment. तो सोनाली के लिए सोनाली की असली पहचान ये है कि वो एक ऐसी लड़की है या एक ऐसी औरत है जो अपनी मंजिल पे जाके अपना सक्सेस नहीं एंजॉय करती, वो पूरे सफर को एंजॉय करती है। सो दैट्स मी। सो आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो आपके साथ आज हो रहा है या किसी के साथ भी कुछ हो रहा है वो लिखा हुआ होता है, या इंसान अपनी किस्मत अपने हार्डवर्क से लिखता है? हार्डवर्क से नहीं, आप अपनी किस्मत अपनी चॉइसेस से लिखते हो। सो योर चॉइसेस डिफाइन योर डेस्टिनी। सो जो मैं आज चॉइस मैं आज लूंगी वो मेरे कल को डिफाइन करेगा और कल को डिसाइड करेगा। तो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे को 18 साल वाली सोनाली मिलती है तो मैं उसे गले लगा के बोलना चाहती हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि क्या फाउंडेशन सेट करी अपनी आगे वाली जिंदगी की। तो सोचिए ना, अगर 18 साल पे मैंने वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑफ हार्ड वर्क, फोकस नहीं सेट करी होती तो आज मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में हर एक मोमेंट एक चॉइस है और उस मोमेंट पे आप क्या चूज करते हैं वो आपकी डेस्टिनी बन जाता है। आप इतना ट्रैवल करती हैं, इतने शोज करती हैं, तो डिफरेंट सिटीज में, कंट्रीज में बहुत सारे लोगों को मिलती होंगी। तो कोई ऐसी चीज आती है जब इतने लोगों को मिलने के बाद आप शाम को घर आते हैं कि यार आज उन्होंने मेरे बारे में क्या याद रखा होगा? क्या चाहती हैं कि लोग आपके बारे में याद रखें? I want them to remember somebody who brought a smile to their face, जिसने उनका दिन 1% बेटर बनाया हो, जिसने उनको एक कॉम्प्लीमेंट दिया हो, एक अच्छी बात करी हो, या उनको आज एक दिन में एक अच्छी चीज सिखाई हो। It's what you leave behind honestly is not what you say, it's how you made them feel. So when I meet somebody, I just want them to feel good after they leave meeting me. I want them to feel better about themselves. I want them to feel, yeah, I met a girl who made me feel good. जो लोग आज अपने सपने को पूरा करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सोनाली उनको क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? करो, हार्ड वर्क ही करना है और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। ऑल दिस स्मार्ट वर्क, PR, दिस दैट, इट्स ऑल रबिश। वर्क ऑन योरसेल्फ, गेट बेटर, बी बेटर देन एवरीबडी एल्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आया था हमारी एंकरिंग में, जब बड़ी सारी नई एंकर्स आ रही थी। तो पीपल यूज्ड टू से, अरे यार उसकी PR बड़ी स्ट्रांग है, वो पता है क्लाइंट से कैसे मिलती है, ऐसे गले लग जाती है, फैमिली का हिस्सा बन जाती है, एंड शी डज दिस, शी डज दैट।
एंड आई वाज लाइक ओ शिट, अब ये सब तो कभी किया नहीं लाइफ में कि भाई किसी को हक करो, किसी के ऐसे हाथ रख दो, किसी को इट इज नॉट योर नेचर व्हेन यू डोंट नो समबडी. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज इन माय लाइफ. और उस फेज में पता है मैंने क्या किया? लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन मैंने बुक्स खोल ली इंग्लिश की, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट्स लिखती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, पढ़ती थी, हिंदी में, इंग्लिश में. मैं अपने आप को सिर्फ स्क्रिप्टिंग पे काम करने लग गई अपने में, बिकॉज मुझे पता था कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी स्क्रिप्टिंग पे काम कर सकती हूँ. और उस टाइम पे जो मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग पे काम किया, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट टुडे आई एम वेयर आई एम, एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर पीपल, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. सो आप एक एंकर हैं, एक कोच हैं, एक मदर हैं. सो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग डे कैसे स्टार्ट होता है? आप अपना पहला 1 घंटा कैसे स्पेंड करते हैं? First 1 hour is all about waking up, and usually school days में तो it's very different, you get up, बच्चों को उठाना वगैरह वगैरह. But when I have my day and I have my time, तो usually I wake up, and the first thing I do is I get up and I say thank you to God for the beautiful life that I have. And actually there's one thing that doesn't leave my heart, and that is gratitude. To be thankful for what I have. That is it. That's the first thing that I start my day with. And obviously उसके बाद शुरुआत होती है कि भाई I have my regular, पानी, lemon water, then I have my cumin water, then I have my chai, then उसके बाद I have little breakfast. And then the first thing I do is I hit the gym. I have to go to the gym, the first thing. और वो जिम में ही मेरा सारा मेडिटेशन, सब मोटिवेशन, लाइफ सब सेट हो जाता है. जिम इज दैट वन प्लेस फॉर मी वेयर आई फील रिलैक्स्ड एंड आई फील रिजुविनेटेड. मुझे ऐसा लगता है वाओ, आई एम इन माय स्पेस, एंड आई एम टेकिंग यू टू माय फेवरेट प्लेस बाय द वे. वी आर गोइंग टू द जिम. लेट्स गो. सो एंकरिंग के टाइम पे इतना मेकअप, इतनी लाइट, सब कुछ रहता है. सो फिर स्किन रूटीन कैसे करते हो आप? अपना स्किन केयर कैसे करते हो? या देखो, पहली चीज ना अबाउट सेल्फ केयर इज द फर्स्ट थिंग इज स्लीप. आपकी नींद पूरी होनी चाहिए. सो एक चीज जिसके लिए मैंने हमेशा कसम खा ली है इज दैट आई विल एटलीस्ट हैव एन 8 hour sleep. So my sleep is between 8 to 10 hours. Now I try for it. कुछ दिन होते हैं जब 6-6.5 घंटे भी होती है. You see my whoop ना, मेरी whoop सब मेजर कर रही है मेरे लिए. But 8 hours is minimum, जो मैंने कसम खा ली है कि मेरे को 8 घंटे सोना है. एक बार आप 8 घंटे सो लो ना, उसके बाद आपका स्किन, मेंटल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस सब ठीक रहता है. So that is one. The second thing I do is I drink a lot of water. For my skin, I'm always hydrated. पानी की एक बॉटल मेरे हमेशा साथ में होती है. Okay. The next thing that I do is, of course, my regular facials तो होते ही हैं महीने में 2 बार. That I go for my facials. That's it. Regularly, I love massaging my skin. I don't know. Have you seen my videos? Yeah. हाँ, those massaging videos. I love. So ये मैं करती हूँ with aloe vera gel. I massage my face. मैं अभी भी typically बेसन लगाती हूँ रोज सुबह. I love it. That's my routine. Taking care of my skin. And फिर basics moisturize, sunscreen, double sunscreen, और पानी और गुड फूड. सो कोई ऐसी दादी नानी वाले जो नुस्खे हैं, जो बेसन वाला आपने बताया, कोई ऐसा नुस्खा आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे स्किन केयर के लिए? क्या नुस्खा जो कभी फेल नहीं होता. वन इज एलोवेरा जेल. सबसे पहले मसाजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ भी कर लो, आप डेली अपने स्किन को मसाज करो, आपकी स्किन टाइट रहेगी. तो ये एक नुस्खा है एलोवेरा जेल के साथ. अब मुझे ना मिलता नहीं है कहीं पे, तो मैं मार्केट वाला ही पैक्ड एलोवेरा जेल से करती हूँ. दिस इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. दूसरी चीज इज बेसन. बेसन के अंदर हल्दी, हनी, उसके अंदर मलाई डाल के उसका पैक बना के मैं अपने फेस पे लगाती तो हूँ. मैं साथ साथ में मुझे जो भी दिखता है मैं उसके फेस पे भी लगा देती हूँ. तो अगर वो संदीप मेरे सामने है तो मैं उसके फेस पे भी लगा दूंगी. इफ माई डॉटर इज इन फ्रंट ऑफ मी, मैं उसके फेस पे भी लगा दूंगी. इफ माई सन इज इन सो मेरे को जो भी दिखता है ना मैं उसके फेस पे लगा देती हूँ. देन देयर इज कॉफी. कॉफी को मिक्स करो आप हनी के साथ एंड उसका आप स्क्रब बना लो. दैट इज समथिंग आई डू अ लॉट. तो ये ऐसे बड़े सारे नुस्खे हैं जो मैं करती रहती हूँ घर पे. सो आप लोग भी अगर ऐसे और नुस्खे चाहते हैं तो सोनाली को जल्दी जल्दी फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे. एक वर्किंग मॉम के लिए ना सुबह का रूटीन बहुत क्योटिक होता है. बच्चों को स्कूल भेजना, फिर सारा दिन की थकावट होती है, आप शो से आते हैं, इतने ट्रैफिक में रहते हैं हम लोग. तो कैसे आप मेंटेन करते हो अपना सारा कुछ, सारा सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन? सो मॉर्निंग रूटीन इज बेसिकली ना, मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि लाइफ में आपको जहां पे भी जो भी कुछ करना है ना, आप उसे आधे घंटे पहले कर लो. दैट इज द वन थिंग दैट कीप्स मी सेन.
मेरे को लास्ट मिनट रशिंग, लास्ट मिनट रनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप हमेशा देखोगे कि मैं कुछ भी होगा, जैसे बच्चे को जब मुझे उठाना होता है बच्चों को, मैं आधे घंटे पहले उठती हूँ। सो आई वेक अप एट अबाउट 6:30, 7 आई हैव टू वेक देम अप। 6:30 में उठती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना रिलैक्स करती हूँ, सुबह की धूप लेती हूँ। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, देन आई एम लाइक टेकिंग अ लिटिल वॉक फॉर माई सेल्फ। वो मेरा टाइम होता है। पहले कमोशन से पहले अपने आप को थोड़ा सेट कर लो, फिर उसके बाद भी जाती हूँ अपने बच्चे को उठाने। दैट आई नो इज कमोशन, अगेन 1 hour का कमोशन होता है। देन वंस दे गो टू स्कूल, फिर मैं आई कम बैक टू माई रूटीन वेयर आई स्टार्ट अगेन रिलैक्सेशन, लिसनिंग टू गुड म्यूजिक एवरी डे। सो मेरा म्यूजिक भी बदलता है। कुछ दिन मैं मंत्र सुनती हूँ, और मंत्र भी मैं बहुत टाइप के सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदूज के अपनी सिर्फ मंत्र सुनती हूँ। मैं बड़े सारे गुरुद्वारे के मंत्र भी लगाती हूँ, मैं कभी कुछ लगाती हूँ। माई हस्बैंड इज अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ द गुरुद्वारा, बाय द वे। Okay. ही लव्स गोइंग टू द गुरुद्वारा। तो मैं मंत्र सुनती हूँ। कुछ दिन मेरा मन होता है मैं डांसिंग ट्रैक सुनती हूँ, कुछ दिन मेरा मन होता है मैं सुबह डांस करने लग जाती हूँ उठ के। तो एनीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, आई कैन जस्ट डू दैट। सो सोनाली, कितनी स्पिरिचुअल है आप? स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। बट मेरा ना स्पिरिचुअल ज्यादा कर्मा स्पिरिचुअल है। मुझे ना आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप जो देते हो ना, जो आप करते हो, वही लाइफ में आपको वापस मिलता है। आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर इन दैट। मुझे लगता है अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो आपका दिल भी दुखेगा ही। अगर आप किसी के साथ मीन होगे, आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो आपके साथ वो वापस जरूर आएगा। तो आई एम स्पिरिचुअल इन दैट वे। तो मेरे लिए कर्मा इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। And one thing that I never do is मैं किसी का दिल नहीं दुखाती। I mean that is something I never want to do purposely. वो हमने नोटिस किया, एंड मैंने एक चीज बहुत अच्छी नोटिस करी जो पिछले कुछ घंटे मैंने सोनाली के साथ बिताए हैं। सोनाली इज ऑल्सो अ पेट लवर। She's my daughter. वो मेरा पहला बच्चा है। मैंने, चलो आपने अपने बच्चे को तो प्यार दिया, लेकिन मैं इनकी कॉलोनी के बच्चों का भी प्यार इनके साथ देख रहा था। तो कितना आजकल आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है पेट का आपकी लाइफ में होना? यार अगेन पेट्स अनकंडीशनल लव। मेरी my beautiful pet is 13 years old and I think she is the best thing that has happened to me in her life. हम 13 साल से by the way, just so you know, she's hand fed। 13 साल से 3 मील हम उसे अपने हाथों से खिलाते हैं। Either it's me or it's Sandeep or it's my maid or it's my mother। और अब मेरे बच्चों को इतनी आदत हो गई है कि मेरे बच्चे अब बैठ के पॉश को खाना खिला देते हैं। तो सोनाली, आपके जिम बैग में क्या क्या होता है? मेरे जिम बैग में वो एक अलग ही दुनिया है। मेरे जिम बैग में होता है मेरा लिप ऑयल, मेरी कोम, मेरे फोन्स, मेरा गिम्बल जिससे मैं सारी शूटिंग करती हूँ। आई लव इट। एंड पता है मेरे पास बहुत टाइप के गिम्बल्स हैं बाय द वे। मेरे पास बहुत सारी शूटिंग इक्विपमेंट है। DJI, आई हैव कैनन कैमरा, आई हैव सोनी कैमरा, आई हैव एवरीथिंग। एंड देन उसके अलावा मेरा टॉवल, चेंज ऑफ क्लोथ्स बिकॉज आई लाइक टू टेक सौना एंड शावर, एंड ऑफ कोर्स मेरे ग्लव्स और एक दो चीजें और। ठीक है, चलो चलते हैं फिर जिम में। Your personality is the first thing that walks into the room. Make sure that you always keep it chaka-chak on top of the world. So hi सोनाली। Oh, hello! मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि फिटनेस सिर्फ वजन कम करना है या एक लाइफस्टाइल है आपके लिए? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दैट सबसे पहले लोग आपकी बॉडी देखते हैं और आपकी बॉडी की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। योर बॉडी एंटर्स द रूम इवन बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग। So I think your body, your personality is a reflection of your fit mind, fit body, fit heart, fit health. So fitness is not just about being thin, being skinny. It's about being energetic. It's about being, absolutely on top of your health. जब आप अच्छे होते हो, आपका posture अच्छा होता है, आपकी personality strong लगती है, तो people आपकी personality के पास attract होते हैं। अब ये अपना confidence और boost होता है। What is confidence? Confidence तभी boost होता है ना when people look at you and they admire you, appreciate you. Yes. So they admire and appreciate you for the effort you're putting in. पता है मैं रोज जिम आती हूँ. I'm not probably the thinnest here. I'm not the fittest here. लेकिन जब लोग देखते हैं ना कि मैं रोज जिम आके अपना 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ,
तो these people respect me. And when I go to a party, when I go to an event, and मैं straight खड़ी होती हूँ, and लोग मुझे आके बोलते हैं, वो आपको देख के लगता नहीं कि आपके 2 बच्चे भी होंगे. That's the biggest compliment in the world for me. सो सोनाली, आपका फेवरेट वर्कआउट फॉर्म क्या है? जिम, योगा, पिलाटेस, डांस, वॉक? जैसे लाइफ में मैं कहती हूँ ना, हर एक चीज 360 डिग्री होता है, सब कुछ होता है लाइफ में. वैसे ना फिटनेस में भी सब कुछ होना चाहिए. सी लिफ्टिंग इन द जिम हेल्प्स यू बिल्ड योर स्ट्रेंथ. कार्डियो इज फॉर योर एंड्योरेंस इन योर हार्ट. योगा इज फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, बॉडी, ताकि आप फ्लेक्सिबल रहे, है ना. डांसिंग इज अमेजिंग फॉर द माइंड, फॉर द ब्रेन एंड फॉर योर इंटरनल हैप्पीनेस. मुझे लगता है वर्कआउट शुड बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सब कुछ करना चाहिए. So when I come to the gym, I start with a little bit of stretching, then I do Pilates, then I do my strength training, which is my gym. उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा meditation करती हूँ, फिर मैं stretching करती हूँ, और you know that मेरा एक professional personal dance trainer भी आता है, and you must have seen my dancing videos. Yeah, I have seen lot of videos. They make me happy. That makes my soul happy. So inner happiness is most important thing in your life. Inner happiness is the ultimate goal of life. वो कहीं से भी मिलनी है. वो आज podcast करके मुझे आ रही है. चलो, वी आर थैंकफुल कि ये खुश है हमारे साथ, बोर नहीं हो रहे हैं. सो आप लोग भी बोर नहीं हो रहे होंगे. अभी हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट और क्या क्या करने वाले हैं हम इस पॉडकास्ट में. After half an hour of cardio. डन. ट्रैवल करते करते सोनाली, वर्कआउट और डाइट का रूटीन बिगड़ जाता है, तो आप कैसे मेंटेन करते हो उसको? So when I'm traveling, I try only for half an hour of cardio in a day. That's it. ज़्यादा लोड नहीं लेने का. और डाइट तो बहुत इजी है ना. होटल में you can always order salad, soups, chicken, grilled chicken, eggs. If you're a vegetarian, tofu, paneer. कितनी options है यार. So there is, you know, people who say हम travel करते हैं, हम अपनी diet नहीं देख पा रहे. I think it's an ultimate lie. In fact, जब आप travel करते हो, you have more better food options available. So आपको वो options को लेना चाहिए. And usually हम travel करते हैं तो we become relaxed. We're like, कुछ भी खा लो. No, you have to eat the right food. I'm done with my workout. It was a harrowing workout of 1 hour. Now it's time for you to get ready for the next big thing in my day. बड़ा लंबा दिन हो गया. I mean, it's been a long day और अभी तो बहुत कुछ बाकी है. सो जब सुबह वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं करता आपका, तो कैसे पुश करती हैं आप अपने आप को वर्कआउट के लिए? किसी का so every single day it's a fight in my head कि मैं आज नहीं जाती. But फिर there is one voice जो अंदर से निकल के आती है कि नहीं, we have to go to the gym. It is a religious routine कि जिम जाना ही जाना है और अपने आप को फिट रखना ही रखना है. तो वो फिटनेस का रीजन क्या है? A lot of people work out because वो पतले लगना चाहते हैं. A lot of people work out because वो अच्छे दिखना चाहते हैं. मेरा रीजन ऑफ वर्किंग आउट is totally different. I want to jump with my kids. I want to run with my kids. I want to dance with my kids. And I say, as long as I can do that, I'm happy. And you know, you'll be amazed, Harman. It's not just me. You know, मेरी mom भी gym आती है. She's 72 years old. And she comes to the gym every single day. मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है अगर वो gym skip करती हैं. And the one thing I tell her is, you have to go to the gym. That is the ultimate decision जो हमारे घर में है कि सबको जिम जाना है. सो वर्किंग मदर्स थोड़ा सा जिम रूटीन जो होती है उसको स्किप कर देती है, तो आप उन वर्किंग मदर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? Don't be lazy. See, you know, they skip. यार मैं वही कह रही हूँ. देखो, excuses. अरे excuses, आप कोई भी excuse दे सकते हो. कल मैं लेट आई, आज मैं देर से उठी, आज मैं थक गई हूँ, आज बहुत और काम है, आज कुछ और कर लेती हूँ. If you want to be the best in life, तो excuses को तो पीछे छोड़ना पड़ेगा ना. सो इससे पहले आप दिल्ली में रहते थे मेरे नॉलेज के हिसाब से. सो क्या रियल एस्टेट ने आपको पुश किया गुड़गांव शिफ्ट करने के लिए? Yeah, that's a stunning story. Actually, you know what happened was, हम बसंत विहार रहते थे and हम बसंत विहार में ही घर ढूंढ रहे थे to buy. We wanted to stay there only forever. And वो करते करते एकदम से एक दिन अपॉर्चुनिटी आई and somebody wanted me कि मैं रियल एस्टेट का शूट करूं और मैं हाउस टूर्स दूं. कोविड का टाइम था, कोविड बस खत्म ही हुआ था. तो एंड यू नो, एज यू नो, आई लव ट्राइंग समथिंग न्यू. मेरे को तो कुछ भी नया मिल जाए अपॉर्चुनिटी, आई लव एक्सप्लोरिंग इट. तो धीरे धीरे करके मैंने एक ही है बिल्डर, उनके साथ मैंने बड़ी सारी शूट्स करनी शुरू करी. तो जब मैंने 5 स्टार फ्लोर्स की शूट्स करनी शुरू करी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा, यू नो व्हाट, दिस इज बसंत विहार इज सो एक्सपेंसिव एंड गुड़गांव इज कंप्लीटली turning the narrative around.
एंड मतलब वहां पे क्या घर है, क्या इंटीरियर्स है, क्या जगहें हैं, क्या बिल्डर्स बना रहे हैं, एंड फॉर हाफ द प्राइस. एंड ऑनेस्टली यू विल नॉट बिलीव कि जो बंदा मुझसे शूट करा रहा था, मैंने उसी से ही अपना घर खरीदा. एंड वी बॉट अ हाउस थ्रू द शूट्स एक्चुअली. सो अभी आप रियल एस्टेट में भी बहुत कुछ कर रही हैं. यस. क्या क्या दिखता है आपको रियल एस्टेट में? क्या फ्यूचर है आगे रियल एस्टेट का? इट्स वेरी ब्राइट यार. मुझे ऐसा लगता है कि घर एक अल्टीमेट, हम जब मैं बड़ी हुई थी ना, लोग कहते थे क्या हो गया घर नहीं है तो क्या हो गया अगर आप रेंट पे रहते हो. मेरा अपना घर था. जब मेरी शादी हुई, वी वर इन पीतमपुरा, हमारा अपना घर था. फिर हम असंत विहार शिफ्ट हुए बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग माय सन अप इन साउथ दिल्ली. तो हम रेंट पे थे 5 साल. वो 5 साल जो मेरे मेंटल स्ट्रेस था ना मुझे, कि मेरा अपना घर नहीं है, मैं रेंट पे रह रही हूँ. तो मुझे लगता है कि अपना घर हर एक इंसान का ड्रीम होता है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू हैव योर ओन हाउस. एंड वो ड्रीम हर एक इंसान को पूरा करना चाहिए. और मुझे लगता है अपने घर में रहने की फील ही अलग है. तो जब ये इनेट डिजायर हमारे अंदर है कि हमें घर चाहिए, तो रियल एस्टेट कभी फेल हो ही नहीं सकता. हाँ, थोड़ा महंगा, थोड़ा कम, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे जरूर हो सकता है, बट इंसानों की बेसिक नीड, कपड़ा, राशन और घर, वो कभी नहीं बदलेगा. कभी नहीं बदल सकता. बिल्कुल ठीक बात है. जो आदमी इन 3 चीजों में काम कर रहा है वो कभी नहीं भूखा मरेगा मेरे हिसाब से. ओ एब्सोल्युटली. अगर आप मुझे लगता है इवेंट्स में भी काम कर रहे हैं तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते. देयर इज लॉट. हाँ, आप लोग भी देखे, सोनाली ने इवेंट्स को फोकस करते हुए अपने हर ड्रीम को पूरा किया है. या सो सोनाली, रियल एस्टेट गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा सब जगह बूम कर रहा है. अभी कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स भी काफी बूम कर रही हैं. जैसे दुबई ने काफी अच्छा आरओआई दिया था, लंदन काफी अच्छा आरओआई दे रहा है. सो सोनाली के कुछ प्लान्स हैं इंटरनेशनल मूव करने के लिए? इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए I'd love to. इन रियल एस्टेट. In real estate, I'd love to. अब ना हमें ये बोलना बंद कर देना चाहिए मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं. वी शुड ऑल्सो वी आर ग्लोबल सिटीजन्स. आज की डेट में ना पूरा वर्ल्ड एक हो चुका है, राइट? आज के डेट में हम वहां पे मूव करते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज होती है, जहां पे बेटर लाइफस्टाइल होता है, जहां पे सिक्योरिटी होती है. वो चाहे इंडिया में मिले, चाहे कहीं और मिले. सो आई फील यस, इफ आई हैड टू, आई वुड लव टू मूव टू ईदर ऑस्ट्रेलिया और आई लव टू मूव टू दुबई. सो या मैं. I have a big surprise for you. I have an event today. It's time for me to get ready and let's go for my show. So that's my look and we are ready to go to my big event. And today Harman is going to go with me and experience all the backstage madness of live events. Let's go. सो अब हम जा रहे हैं सोनाली मैम के साथ आज उनके शो पे. तो कैसा रहता है शो पे जाने से पहले मैम? कैसी प्रिपरेशंस रहती हैं? वो देख लो, प्रिपरेशन रोड पे है, सारी प्रिपरेशन. कितना हेक्टिक फील होता है कि रात को शो पे जाना है फिर. और आपको एक चीज और बता दें कि मैम इसके बाद फ्लाई कर रहे हैं फुकेट के लिए. कितना मतलब डिफिकल्ट रहता है मॉम ड्यूटीज और फिर काम की ड्यूटीज, कैसा रहता है ये? Yeah, it's a super hectic day, and imagine my flight. अभी हम सुबह से podcast में, then I went to the gym, and of course I had a meeting in the morning, वो अलग थी. Now it's a show, and show के बाद I'll again, be going to the airport. और मेरी सुबह 5 बजे की flight है, तो मतलब it's like a 24 hours of work for me this day today. Almost मुझे लगता है 20 घंटे हो जाएंगे of working. It is hectic, but it is so much fun. It's so rewarding. It keeps me alive, excitement, kicking. बड़ा मजा आता है सोच के कि life packed है. So it's good fun. सो अब कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं हम आपकी लाइफ की. जब आप खुद को पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा फील करते हैं आप? मुझे एक गाना याद आता है. क्या? शाबाशियाँ. मुझे बस यही गाना याद आता है. मुझे लगता है fantastic. It's been a fantastic run. It's been a beautiful run. मजा आ गया. And honestly, लोग मुझसे पूछते हैं आपने कितने अवार्ड्स जीते हैं, आप शोज में नहीं जाते, आप इवेंट FAQs में नहीं जाते, आप ईमा में नहीं जाते. Honestly, मुझे जरूरत ही नहीं लगती आउटसाइड वैलिडेशन की. मुझे पता है मैंने अपने अंदर क्या क्या अचीव किया है. So the feeling is so fulfilling. When you look for outside validation कि लोग मुझे अवार्ड दें, लोग मुझे फील कराएं कि मैं स्पेशल हूँ, लोग मेरी achievements को recognize करे, that feeling is just not there anymore. I'm just so satisfied and I'm just so proud and happy. ग्रेट. सो कोविड के टाइम पे जब सारी दुनिया थम गई थी
तो आपने एक न्यू चीज स्टार्ट करी जिसको हम इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं. सो कितना बदलाव आया आपकी लाइफ में आफ्टर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर? By the way, you should all know, during COVID, मेरा Instagram account hack हो गया था. I never got it back. I had 60,000 organic followers on it. ओके. And it was terrible. It was terrible. मैं इतना उस पे post करती थी and one day the account just got hacked. And after that, can you believe in COVID, I had to have a new beginning. I had to make a new account. I had to do everything again. So yeah, it was not just easy. It was really, really tough. You know, my life hasn't been easy. Honestly, if you ask me, क्या चीजें easy रही हैं, क्या चीजें difficult नहीं रही, मैंने बोला है ना, putting you down, being mean, ganging up. So much has happened. Instagram account got hacked. But the only thing that keeps you going is कि अब रुक तो सकते नहीं है. The only way to मतलब बाहर ही निकलना है, अब इससे आगे ही बढ़ना है लाइफ में. तो you know, we started again. I started creating content again. It was really exciting. लाइफ में कभी कोई ऐसा दौर भी आया जब आपको लगा यार बस बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा, ऐसा लगा हो कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो गए और चीजों को छोड़ना चाह रहे थे? रोज एक पॉइंट तो आ ही जाता है सर. रोज एक नई मुश्किल आती है. रोज एक नया मोमेंट, एक मोमेंट तो रोज आ जाता है. When you question, यार why, क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है? Why can't life be smooth? Why can't I get what I want? Why can't everything just flow smoothly? But it doesn't. That is life. फिर कुछ 5-10 मिनट के बाद रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार, रुक तो सकते ही नहीं है, चलना है आगे, फिर दौड़ना है, फिर आगे बढ़ना है. And you know, the idea, you know, honestly, I'll tell you what pushes me, Harman, is not that मैं कुछ कर रही हूँ और लोग उसको रिकॉग्नाइज करें. द आइडिया इज मैं कुछ ना कुछ करती रहना चाहती हूँ. एंड मैंने पता है रियलाइज किया, स्टार्टेड माय करियर इन द 20s. इन 20s व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज वेरी डिफरेंट. फिर मैं 30s में कुछ बहुत नया अपने आप को रीइन्वेंट करा. In you know, in my this age, I'm reinventing myself again and again. So every year, every 3 years or 2 years, I've reinvented myself. So this has become like a cycle. And tell me ना, हम लोग सोचते हैं कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है, but tell me one industry जहाँ पे आप अपने आप को बिना रीइन्वेंट करे आप ग्रो कर सकते हैं. You can't grow anywhere. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. So that's how it has been. लाइफ में एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा शो जिसके बाद आज आपको लगा कि यार अब मैं सेटल हूँ? Honestly, it was not just one, because it's not like हम movies कर रहे हैं और मैंने एक hit दे दी. Even you know, when Ranveer Singh gives one hit, when he gave his first movie was a hit, Band Baja Barat. उसके बाद भी रणवीर की कितनी movies flop गई हैं. There was ups and there was down. Something did well, something didn't do well. And then suddenly came, you know, Ram Leela. Then after many years has come Dhurandhar that has totally put him in a new spotlight. तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में ना एक मोमेंट, एक इवेंट, एक असाइनमेंट आपको डिफाइन नहीं करती. और अगर वो कर भी दें तो आप जिंदगी भर उस असाइनमेंट का खा नहीं सकते हो कि भाई मैंने एक अच्छा काम कर लिया तो अब जी मेरी लाइफ के 20 साल इसी पे चल जाएंगे. नो. So every 6 months, 1 year, there has to be something new that kind of excites you. So honestly, God has been so kind. You know, when I started, then I was anchoring. Anchoring के बाद मैंने coaching शुरू करी, which was communication coaching, etc., which was so exciting. उसके बाद I got into influencing. Influencing, maybe God was so kind that I started with real estate influencing. Real estate ने actually मुझे बहुत ज़्यादा visibility दी है in Gurgaon. And Gurgaon, shifting to Gurgaon was one of the best decisions of my life. It has been transformational. I've made better friends here. I have a better life here. तो यहाँ पे opportunities बहुत ज़्यादा है. मुझे लगता है Gurgaon is the new Dubai of India. So, आपने इन्फ्लुएंसिंग की बात करी. इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है, बट उसके पीछे भी वही बात हम करें जो हमने पहले करी थी कि डार्क सीक्रेट, डार्क लाइफ भी होती है, वहाँ पे ट्रोलिंग भी होती है. सो कभी सोनाली ट्रोल हुई है? Yeah, probably, you know, I'm trolled every day. There, you know, as I say, you know, firstly, I want to tell everybody that influencing is not real life. It is real life. It is all staged. It is all acting. So वो हमने अब India's Got Latent वाला भी पूरा एक किस्सा हुआ था where he, you know, he says ना that everything is staged. हम कोई रियल थोड़ी ना है जो हम इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं. That's not my real life. मैं रियलिटी में थोड़ी ना अपने घर में इतनी ग्लैमरस होके बैठी रहती हूँ. So this is all work. This is all a show that I put in front of you. I sell a product for you. I market a product. I talk about a product. That is not the real me. So this is it. And when you try something new, तो trolling तो होती रहती है. And every now and then I'm trolled. किसी दिन मेरी fitness को लेके I'm trolled.
किसी दिन आई एम ट्रोल्ड फॉर द वर्क आई हैव डन, किसी दिन आई एम ट्रोल्ड फॉर समवेयर आई वाज वेयरिंग सम क्लोथ्स, डजंट मैटर, आई एम ओवर इट नाउ. सो ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म को लेके आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करती हैं अपनी लाइफ में? कभी किसी चीज़ को पढ़ के इनसिक्योर होती हैं या उस क्रिटिसिज्म से मोटिवेट करती हैं अपने आप को? See, honestly, Instagram पे constructive criticism नाम की तो कोई चीज है ही नहीं. Instagram is more abusive. You know, if they either they'll really appreciate you or there'll be people who'll be abusing you. And most of the times मेरे को जो comment मिलते हैं is like, अरे घर पे बच्चे को कौन देख रहा है, अरे घर पे बच्चे को देखो, take care of your child, अरे ये देखो ये क्या कर रही है, अपने बच्चों को छोड़ के बैठी हुई है. So ये कोई मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो है भी नहीं है. एंड ऑनेस्टली क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, पहले तो हमें उनकी बारे में देखना चाहिए जो ये जो पर्दे के पीछे छुप के और सारे फेक अकाउंट्स बना के 0 फॉलोअर्स के साथ गंदे गंदे कमेंट्स आपके इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं. अगर कोई इनको असलियत में देख ले तो मुझे लगता है कोई इनको मतलब अपने साथ भी नहीं बिठाएगा. Exactly. तो इन लोगों के क्रिटिसिज्म को और इन लोगों की ट्रोलिंग को लेके अगर मैं टेंशन लूँ तो आई एम रियली सिली. आई वुड नेवर डू दैट. दे डोंट मैटर टू मी. सो इस सोशल मीडिया की लाइफ में, इन्फ्लुएंसिंग की लाइफ में अपने आप को रियल और अनफिल्टर्ड बनाए रखना कितना मुश्किल है? I mean, what are you talking about unfiltered? Of course I'm filtered. If you would see me unfiltered, you and me would not be here. I'm a very casual person. I mean, things are very different. तो मतलब मैं हमेशा ही filtered हूँ यार. मैं unfiltered तो कभी होंगी भी नहीं. And what? Is Instagram free communication? No. आप कुछ बोल दो Instagram पे पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है. So why would I be unfiltered on Instagram? Never. That's not my scene. सो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले यंगस्टर्स को, जेनजीज को आप क्या एक सजेशन या क्या टिप देना चाहेंगे कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखें? See, use Instagram as a source of inspiration. It is not a source of knowledge. It is not a source of competition. It is not a source of aspiration. It is just a source of motivation. अगर आपको कुछ मोटिवेट करता है सिर्फ उसको देखो. Anything that makes you feel you're not good enough और लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपेंसिव बैग्स ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी मत देखो. That is all a big lie. And honestly, if I tell you a big secret, okay, most of the Instagram influencers जो भी ये बैग्स कैरी कर रहे होते हैं, ये आपस में सारी फ्रेंड्स अपने बैग्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं यार. This is They're not- something new, guys. Yeah, this is not, everything is not owned by that single influencer. Most of them are, sometimes they'll tell a friend, yeah, मुझे अपना बैग दे दे, मैं इस पार्टी में. What? They're all borrowing bags from each other. और अदरवाइज दे आर फेक. How many of them are fake? You've no idea. Listen, when they say big websites are selling you fake stuff, आपको क्या लगता है कि ये जो bags आप Instagram में देख रहे हो कितने असली bags हैं यार? Most of them would be fake और most of them would be borrowed. So nobody has that करोड़ों की collection. और अगर किसी की करोड़ों की collection होती तो believe me वो Instagram पे पैसे कमाने के लिए PR नहीं कर रही होती. वो कहती है यार I'm Exactly. already traveling in my private charter. Why would I even be on Instagram? So anybody who's on Instagram is looking for money and they're not that rich. Period. Welcome to the Welcome. place I call home. Yeah. Come on, Come Arman. on. Let's continue this episode behind the backstage with Sonali Gupta. तो थोड़ा सा अब सोनाली की एंकरिंग लाइफ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. Yes. सोनाली, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जब स्टेज पे जाना होता है तो स्टिल आज भी बटरफ्लाईज आती हैं? Of course, preparation होती है ना, because it's never the same show. Every day it's a different client, different family, सबके expectations अलग हैं. कोई clients होते हैं उनको interaction पसंद है, कोई clients को बिल्कुल interaction पसंद नहीं है. And you know, there is so much that everybody is looking for. Abhi, I just met the bride and the mother and they're so excited. So obviously, you know, you feel ki, you know, it's nervousness पता क्यों होता है? Because मेरे को लगता है मैं responsible हूँ to make बिल्कुल. this day memorable for them. And that's the responsibility we have to, you know, take care of. So, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ एंकरिंग सुंदर बन के स्टेज पे जाके अच्छी अच्छी बातें करना है, बट सच्चाई क्या है? इसके लिए पीछे कितनी रियल मेहनत लगती है?
जिनको लगता है कि एंकरिंग सिर्फ सुंदर लगना है और स्टेज पे अच्छा लगना है, मैं उनको कहूंगी कल ही एंकरिंग शुरू कर दो। सो एंकरिंग एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है। एंकरिंग इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनिटी, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, इंस्टेंट आंसर्स, इंस्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि यू नो स्टेज इतना इंटरेस्टिंग है, स्टेज आपको सेकंड चांस नहीं देता है। एग्जैक्टली। तो शूट पे आप रीशूट कर सकते हो, रीटेक ले सकते हो, बट एंकरिंग इज लाइव इन द मोमेंट, एग्जैक्ट मोमेंट पे कोई आपको क्या बोल रहा है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मोमेंट को कैसे स्पेशल बना रहे हो। सो एंकरिंग हैज लॉट्स टू डू विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमिक टाइमिंग, सो मच। सो कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज के टाइम पर आप किसी का नाम भूल गई गेस्ट का, या गलत बोल दिया, तो वो जो सिचुएशन होती है वो कैसे संभाली आप? हो चुका है, गलतियां हमसे भी होती हैं, वी आर ह्यूमंस। I have done that. I have taken wrong names and उसके बाद आंखें मिलती है बड़ी गंदी गंदी क्लाइंट से, फिर उसके बाद you have to make up. But the thing is, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो वो दिल पे रह जाती है, जैसे किसी का नाम गलत बोलना। That is the ultimate rule of comparing. You cannot go wrong with names. So that is something I don't do. सो आज के टाइम में बहुत सारे लोग माइक पकड़कर एंकर बनना चाहते हैं, और कई लोग ऐसा प्रिटेंड भी करते हैं कि वो बहुत बढ़िया एंकर है। तो इस इंडस्ट्री में टिके रहने का, स्टेबिलिटी का क्या क्या चीज जरूरी है उसके लिए? Again, comic timing. आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो। I always say people will forget what you said. They'll never forget how you made them feel. Event उनका है. You have to make them feel extra special. You have to make memories for them. आपको moments पकड़नी है। तो you know, again I say presence of mind, comic timing, sense of humor. Everything is so essential. And of course, there has to be an emotional connect. You have to be kind. ये नहीं कि आप स्टेज पे हो। Actually, सबसे बड़ी एंकर्स की आजकल प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि हम स्टेज पे हैं तो चलो हम सबको खींचते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। That is not good anchoring. Good anchoring is when you make them feel special. उनका लेग नहीं पुल करना है। So आज तक की एंकरिंग का सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है? ऐसी तो बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रही हैं, but moments like where Nora Fatehi was on the stage with me, that was precious. I've done umpteen shows with Arjun Kapoor, Ranveer Singh, Amitabh Bachchan. I mean, I think that was the most memorable with Amitabh Bachchan. दैट्स ग्रेट। सो सोनाली, अब तक बहुत सीरियस बातें, बहुत काम की बातें, सब कुछ कर लिया हमने। सो अब हमारे पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो आने वाला है, दैट इज रैपिड फायर राउंड। Okay. So you have to be quick in that rapid fire round. Okay, done. So let's start. Coffee or green tea? Coffee. Morning workout or evening workout? Morning workout. One word that defines you. Amazing. Your biggest source of positivity. Me, my ability to laugh at myself. Happiness or success? Happiness. Books or podcasts? Books. Favorite cheat meal? Favorite cheat meal? Hot chocolate fudge. 3 words your friend used to describe you. How they would want describe me. I don't know how I would want them to describe me. Sexy, fabulous, and fantastic. So what's more important, consistency or motivation? Consistency. So life is beautiful when You have money, family, health, and everything that makes you happy. if you could interview anyone in the world, who would be? Who would it be? It would be Elon Musk. Great. So that was Sonali Gupta. Sonali, thank you so much for this wonderful day. So it was our pleasure to be with you. Thank you so much thank you so much for thinking of me. Thank you so much for feeling that I am somebody who can probably inspire others. Thank you so much for spending the whole day with me. Now you have a little idea of what my day looks like. Yeah. And now hopefully you'll go out and say good things about me. Acha, should we go? Okay. Yes. So I think it's time for me to head for the show. All the best for your show. Thank you. From a young girl chasing dreams against the noise to a powerhouse commanding the stage, decoding high-end real estate, coaching mindsets and beautifully mastering the chaos of motherhood, Sonali has shattered every mold with the unfiltered grace. Sonali didn't just survive the rejections and the digital noise, she transformed them into her ultimate power. Thank you, Sonali, for showing us what it truly means to evolve and conquer life on your own terms. Ladies and gentlemen, that was the phenomenal powerhouse Sonali Gupta Verma. Thank you so much, Sonali, for this wonderful podcast and for your time to Edge Talks.
Thank you so much, guys, for having me. Time for me to head for my flight to Phuket. So I'm going to see you guys from Thailand now. Happy and safe journey, Shikari. Thank you so much.